इतिहास में ना कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक जीनियस की ब्रिलियंट प्रतिभा भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के आगे घुटने टेक देती है। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की आखिरी हार की। और ये हमें सिखाती है कि महानता अकेले हमेशा काफी नहीं होती। तो सवाल यही उठता है कि नेपोलियन जैसा एक मिलिट्री जीनियस, जिसने समझिए पूरे यूरोप को अपने इशारों पर नचा रखा था, वो आखिरकार वाटरलू में हारा तो हारा कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई का विश्लेषण नहीं होने वाला है। ये समझने की कोशिश है कि एक लेजेंड, एक किंवदंती खत्म कैसे होती है। कहानी की शुरुआत होती है 1815 में, जब नेपोलियन वापस लौटता है। ये सिर्फ सत्ता में वापसी की एक कोशिश नहीं थी। नहीं, ये तो एक बदलती हुई दुनिया के खिलाफ खेला गया एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था। इतिहास में इस दौर को 100 दिन यानी 100 डेज के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर सीधा फ्रांस पहुंच गया। उस वक्त ना यूरोप में काफी उथल-पुथल थी। वियना कांग्रेस ने जो पुराने राजघरानों को वापस बिठा दिया था, वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, और बस इसी माहौल ने नेपोलियन की वापसी का रास्ता साफ कर दिया। तो ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं का आखिरी टकराव था। एक तरफ थी फ्रांसीसी क्रांति से पैदा हुई मेरिट पर आधारित व्यवस्था, और दूसरी तरफ थे यूरोप के पुराने राजघराने और उनकी सदियों पुरानी सत्ता। अब बात करते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों की, नेपोलियन और वेलिंगटन। ये दोनों सिर्फ दो कमांडर नहीं थे, बल्कि जंग लड़ने के दो एकदम अलग, बिल्कुल विपरीत तरीकों के प्रतीक थे। तो इन दोनों की जो ताकतें थी ना, वो बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ था नेपोलियन, एक जीनियस जो लड़ाई के मैदान में खड़े खड़े ही कमाल की स्ट्रैटेजी बना सकता था, और उसके सैनिक, वो तो उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। और दूसरी तरफ था वेलिंगटन। वो एक बेहतरीन मैनेजर था। उसका काम था लॉजिस्टिक्स देखना, डिफेंस संभालना और अलग अलग सेनाओं को एक साथ मिलकर लड़वाना। मैदान पर मतलब किसी एक लड़ाई में नेपोलियन की टैक्टिकल ब्रिलियंस का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगर बड़े स्केल पर देखें तो जो मित्र देशों का गठबंधन था, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, ज्यादा संसाधन थे और एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल पावर थी। ये लड़ाई एक इंडिविजुअल जीनियस और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के बीच की थी। चलिए अब सीधे लड़ाई के मैदान की तरफ चलते हैं, वाटरलू का मैदान। इन दो अलग अलग फलसफों के लिए आखिरी इम्तिहान का मैदान बनने वाला था। लेकिन इस लड़ाई में एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर था जिस पर किसी का भी बस नहीं था, और वो था मौसम। और जैसा कि हम देखेंगे, इसी मौसम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि लड़ाई से ठीक पहले वाली रात बहुत तेज, बहुत भारी बारिश हुई। इससे पूरी जमीन दलदल बन गई। अब नेपोलियन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी तोपें, और वो इस कीचड़ में लगभग बेकार हो गई। दूसरी तरफ वेलिंगटन ने पहले से ही एक ऊंची जगह चुन रखी थी, एक ढलान के पीछे, जिससे उसके सैनिक फ्रांसीसी तोपों की सीधी मार से एकदम सुरक्षित थे। इसी वजह से नेपोलियन को अपना हमला शुरू करने के लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ा, जमीन के सूखने का। उसने बार बार अपनी सेना को सीधे हमले के लिए भेजा, लेकिन वेलिंगटन की सेना, जो एक डिफेंसिव पोजीशन में थी, हर हमले को झेल गई। वो टूटे नहीं। अब हम लड़ाई के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां यह साफ हो गया कि नतीजा सिर्फ मैदान में मौजूद सेनाओं से तय नहीं होने वाला। नेपोलियन का पूरा प्लान इस बात पर टिका था कि वो मित्र देशों की सेनाओं के एक साथ आने से पहले उन्हें जल्दी से हरा दे। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी, और वो ये दौड़ हार रहा था। तो देखिए दिन कैसे बीता। सुबह के 11:30 बजे जाकर नेपोलियन ने अपना हमला शुरू किया, और फिर शाम के 4 बजते बजते प्रूशिया की सेना मैदान में पहुंचने लगी। अब नेपोलियन पर एक और तरफ से दबाव पड़ रहा था, और 7:30 बजे तक पूरी की पूरी प्रूशियन आर्मी लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। बस यहीं पर खेल खत्म हो गया। और यहीं पर दोनों कमांडरों की सोच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। नेपोलियन एक डिसाइसिव, एक नॉकआउट जीत चाहता था, जबकि वेलिंगटन का लक्ष्य था सिर्फ टिके रहना। उसे पता था कि अगर वो सिर्फ कुछ घंटे और टिक गया तो उसका सिस्टम यानी प्रशिया की सेना का आना काम कर जाएगा और जीत पक्की हो जाएगी। तो इस लड़ाई का लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस क्या था? इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इन बड़ी बड़ी रणनीतियों और ऐतिहासिक बदलावों के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है, और वो ये कि असली कीमत आम लोगों ने चुकाई। ये लड़ाई उन अनगिनत साधारण सैनिकों और नागरिकों के लिए एक त्रासदी थी जो इसमें मारे गए। वाटरलू सिर्फ नेपोलियन की हार नहीं थी, नहीं, ये तो क्रांतिकारी युद्धों के पूरे एक दौर का अंत था। ये इस सोच का अंत था कि कोई एक अकेला प्रतिभाशाली इंसान पूरे महाद्वीप को अपने कदमों में झुका सकता है। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है।
पहली सीख तो ये थी कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक इंसान की प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और गठबंधन। दूसरी, इसी के बाद यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाने की वियना प्रणाली शुरू हुई, जो आज की कलेक्टिव सिक्योरिटी की नींव बनी। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां स्टार्टअप्स और इनोवेशंस बड़े-बड़े एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या इतिहास का पहिया घूम गया है? क्या अब जीनियस सिस्टम पर हावी हो रहा है? ये सोचने वाली बात है।